नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र में, मुंबई में भाषा विवाद का। विवाद इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर ऑटो चालक, टैक्सी चालक, अब इन्हें अगर मराठी में बात करने नहीं आएगी तो इनके लाइसेंस और परमिट रद्द हो जाएंगे। इसकी प्रोसीजर आज से शुरू हो गई है, यानी आज से जो है आरटीओ विभाग की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आरटीओ के अधिकारी आपके पास आएंगे, ऑटो चालक के पास यानी टैक्सी चालक के पास, और उनसे मराठी में बात करेंगे। अगर मराठी में उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनकी जो है वहीं पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पहले उन्हें 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा कि 1 महीना अभी अब समय है, आप जो है मराठी सीख लीजिए। 1 महीने बाद फिर उनकी जो है परीक्षा होगी। उस परीक्षा में अगर वो फेल हो गए तो उनकी लाइसेंस और बैच और परमिट हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर सालों से परप्रांतीय रहते हैं, उत्तर भारतीय रहते हैं। ऐसे बहुत से परप्रांतीय जिन्हें मराठी तो नहीं आती क्योंकि उन्होंने सीखने का प्रयास नहीं किया। आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ की भाषा का सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन सरकार अचानक अगर आपके ऊपर इस तरह का क्लेम कर देवे कि आपको मराठी सीखना ही है, आपको मराठी आनी है, तब जो है परेशानी बढ़ जाती है। हालांकि इस समय महाराष्ट्र में या मुंबई में कहीं पर चुनाव का माहौल नहीं है, यानी आने वाले 3 साल तक तो चुनाव नहीं है। इसका असर इन राजनीतिक नेताओं पर तो नहीं पड़ेगी, लेकिन सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि अचानक प्रताप सरनाईक जो शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना में मंत्री हैं, सरकार के साथ में है, उन्हें अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें जो है मराठी की सुध आने लगी। इसके पहले राज ठाकरे जी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, उनका फरमान था कि महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो आपको मराठी आनी चाहिए, मराठी बोलनी चाहिए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ से ही शुरू हुई। उन्होंने 2 साल पहले मराठी को उन्होंने सेकंड भाषा का करार दिया और हिंदी को जो है फर्स्ट भाषा का उन्होंने स्कूल में फरमान जारी किया। बस यही शुरुआत हुई। हिंदी मराठी भाषा का विवाद जो कि खत्म हो चुकी थी, फिर से शुरुआत हो गई। अब जो है प्रताप सरनाईक को याद आ गई कि अरे अब जो हमारा विभाग है, जो परिवहन विभाग है, उसके अंदर में ऑटो टैक्सी चालक के लाइसेंस आते हैं, आरटीओ इस पर कार्रवाई कर सकती है, तो इनके ऊपर जो है हम भाषा अनिवार्यता क्यों ना करें, मराठी भाषा का अनिवार्यता क्यों ना करें। हालांकि जीआर में तो पहले से है कि आपको अगर यहाँ पर व्यवसाय करना है, आपको गाड़ी चलाना है तो आपको मराठी आनी चाहिए, आपकी स्थानीय भाषा आनी चाहिए। लेकिन जब जीआर में है तो उस समय परीक्षा इनके क्यों नहीं ली गई? उस समय क्यों इनसे पैसे लेकर परमिट बांटे गए, क्यों लाइसेंस बांटे गए? उस समय अगर परीक्षा में अगर मराठी विषय पर अगर कोई परीक्षा ली गई होती तो दूध का पानी पानी हो जाता और इस तरह की फरमान सरकार को यानी कि परिवहन मंत्रालय को जारी करने का निर्देश नहीं होता। उसी समय अगर मराठी विषय में फेल करके इनसे लोगों को लाइसेंस परमिट रोक दी गई होती, शायद ये परप्रांतीय जो यहाँ पर उत्तर भारतीय हैं, बिहारी हैं, जो हिंदी भाषी हैं, जो यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, साउथ इंडियन भी हैं, तो अगर वो फेल हो जाते तो उनको परमिट नहीं मिलता और लाइसेंस नहीं मिलता। तो पहले तो उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए जिन्होंने परमिट दिया है ऐसे लोगों को जिन्होंने मराठी नहीं आती है, जबकि जीआर में है कि आपको स्थानीय भाषा आनी चाहिए, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने परमिट दिया है, जिन्होंने लाइसेंस दिया है, बैच दिया है। और रही प्रताप सरनाईक के बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड उनके बारे में देख लेते हैं। प्रताप सरनाईक जी का करियर शुरुआत 90 के दशक में शुरू हुई राजनीति से। राजनीति के पहले उन्होंने ऑटो चालक ही थे, ऑटो चलाते थे। जो आज उन्होंने फरमान जारी किया है भाषा विवाद का, भाषा को लेके, पहले वो ऑटो चालक ही थे। डोंबिवली में वो ऑटो चलाते थे। उनका जो है ठेला भी हुआ करता था जिसमें फूड बेचते थे, यानी कि भुर्जी आमलेट का ठेला लगाते थे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे वहाँ से राजनीतिक करियर शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी से वो अपनी राजनीति शुरू की। 1999 में 1999 में जब शरद पवार जी ने अपनी पार्टी बनाई तब वो एनसीपी में आ गए, कांग्रेस से एनसीपी में आ गए। और उनके गॉडफादर हुए कौन? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र आव्हाड जी, जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जितेंद्र आव्हाड जी, और उनके करीबी बन गए प्रताप सरनाईक जी। प्रताप सरनाईक जी ने ठाणे आ गए डोंबिवली से। यहाँ पर उन्होंने नगर सेवक का चुनाव लड़ा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से और उसमें उन्हें सफलता मिल गई। ये कब की बात है? 98 की बात है, 98 या 97 की बात है, 97 की बात है।
तो वो नगर सेवक बन गए समता नगर से, वर्तक नगर के पास। 2 बार नगर सेवक होने के बाद वो 2008 में, 2007 या 2008 में जो चुनाव, महानगर पालिका चुनाव था, उसमें चुनाव हार भी गए, काफी उनको ठेस पहुंचा। उसके बाद फिर वहां पर उपचुनाव हुआ, क्योंकि जो चुनाव प्रताप सरनाईक को जो हराए थे प्रताप सेलार, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। शिवसेना के जीत के आए थे, शिवसेना में इस्तीफा दे दिया और वहां उपचुनाव हुए, वहां प्रताप सरनाईक फिर से नगर सेवक बन गए। उसके बाद उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में यानी जितेंद्र आव्हाड से अनबन होने शुरू हो गई और ये जो है शिवसेना की तरफ रुख ले लिए। और उसके बाद 2009 में जब यहाँ पर एमएलए की सीट बढ़ी और ओला मांझीवाड़ा की नई सीट जब बनी, क्योंकि पहले ये सीट जो है बेलापुर से विधानसभा क्षेत्र में आता था, जो बेलापुर से लेके बीरा भाईंदर तक हुआ करता था। उस समय यहाँ के विधायक हुआ करते थे सीताराम भोईर, उसके बाद फिर उसके पहले गणेश ताई जी थे। तो उसके बाद 2009 में जब नई सीट बनी तो प्रताप सरनाईक जी शिवसेना से यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरे। प्रताप सरनाईक जी पहली बार जो है विधायक बन गए। उसके बाद लगातार वो अभी विधायक बने हुए हैं ओला मांझीवाड़ा से। और ओला मांझीवाड़ा का जो क्षेत्र है वो ठाणे से लेकर मीरा भाईंदर तक है, यानी कि आधा क्षेत्र उनका मीरा भाईंदर में है, आधा जो है घोड़बंदर पट्टा से होते हुए वर्तक नगर और बाकी कापरवाड़ी से जो पश्चिमी भाग है वो सब है। तो देखा है तो प्रताप सरनाईक जी का अधिकांश जो वोटर्स हैं वो परप्रांतीय हैं। मीरा भाईंदर में 90% परप्रांतीय है। और इस बार जो नगर पालिका के चुनाव हुए, महानगर पालिका के चुनाव हुए, प्रताप सरनाईक जी के जो शिवसेना की जो 22 सीटें थी, 22 से वो 3 पे आ गए। 22 से 3 पर आ गए तो उसके बाद जो उनको ठेस पहुंची है, कहीं ना कहीं क्या उसका नतीजा है कि इन परंपरातियों को देख लेने के लिए इस तरह का फरमान जारी हुआ है उनकी तरफ से। ऐसा भी चर्चा है लोगों में कि मीरा भाईंदर में उनको सफलता नहीं मिली तो उसका उन्होंने बदला लेने के लिए इस तरह का फरमान जारी किया है। क्योंकि अगर उनके मराठी भाषा का इतना ही सम्मान होता तो जब जब परमिट दिए जा रहे थे और उस समय अगर परीक्षा ली में ये सब फेल हो गए होती तो इनको परमिट नहीं मिलता, लाइसेंस नहीं मिलता, तो अब क्यों उनकी याद आई मराठी भाषा का। चुनाव से पहले तो उन्होंने नहीं कहा कि जिसे मराठी नहीं आती है वो हमको वोट नहीं दे। ये भी लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जो उत्तर भारतीय जो मेहनत कश लोग हैं वो भाषा से डरने वाले नहीं हैं, भाषा सीख भी रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें उत्तीर्ण भी हुए। कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मराठी नहीं सीख पा रहे हैं। तो सबसे ये भी बात है कि जो मेहनत कश लोग हैं, जो जिनको नौकरी नहीं है, जिनको रोजी रोटी नहीं है, तो ऑटो रिक्शा चला के अच्छा खासा कमाई कर लेता है, टैक्सी चला के अच्छा खासा कमाई कर लेता है, ओला उबर चला के भी अच्छा खासा कमाई कर लेता है, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन इसमें ही 30 से 40 50 हज़ार तक रुपए कमा ले रहे हैं, मेहनत के ऊपर है। लेकिन अब जो भाषा जो खड़ी हो गई उनके सामने, चुनौती से स्वीकार कर ली है सभी लोगों ने, अब मराठी में सक्सेस भी हो रहे हैं। क्योंकि मराठी भाषा ऐसी है कि जो हिंदी से जिन्हें हिंदी लिखने आता है वो मराठी आसानी से लिख सकता है और समझ भी सकता है। क्योंकि 40% 50% भाषा हिंदी से मिलती जुलती है, खासकर हिंदी भाषा से तो मिलती जुलती है। ऐसे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ ही लोग हैं जिन्हें मराठी नहीं आती है, उसको लेकर यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। तो हम चर्चा कर रहे थे यही कि अचानक प्रताप सरनाईक जी को मराठी भाषा की याद कैसे आ गई, मराठी भाषा के सम्मान की बात कैसे याद आ गई। जो मनसे की परिभाषा हुआ करती थी, जो मनसे इस पर अपनी राजनीति कर रही थी, तो क्या मनसे को इन्होंने प्रताप सरनाईक ने इससे हाईजैक किया है? आखिर बीजेपी क्यों चुप है, सरकार क्यों चुप है? लोग इतने परेशानी अपनी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर खूब रील चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं कि इस तरह का जो मुंबई जैसे शहरों में इस तरह का भेदभाव अगर हो रहा है तो गलत है। कैसे लोग अपना रोजी रोटी करेंगे, ये सब बातें हो रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से चुप है। सिर्फ प्रताप सरनाईक जी के अलावा और कोई नहीं बोल रहा है इस विषय पर, यानी शिवसेना भी चुप है कहीं ना कहीं। तो क्या ये अकेले प्रताप सरनाईक जी का निर्णय है? ये क्या इसका असर
उत्तर प्रदेश चुनाव पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी ज़्यादा 4 से 5 महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बीजेपी का वोट बैंक जो है परप्रांतीय, आग बूंद के जो है सब बीजेपी को वोट करते हैं और बीजेपी पूरी तरह से मौन है। तो क्या इसका असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है। अभी तक बीजेपी क्यों खामोश है? क्यों बीजेपी नहीं चाहती है कि प्रताप सरनाईक जी की आवाज को दबाया जाए? आज से तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी, शुरू हो चुकी है। थाना स्टेशन में के पास, मुंबई के पास आरटीओ अपने काम में लग गए हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर में भाषा विवाद हमारे देश में क्यों इस तरह उठ रहा है? मुंबई जैसे शहर में क्यों उठ रहा है? क्या हिंदी भाषा का लोग अपमान नहीं कर रहे हैं इस तरह का फरमान जारी करके? हमारे देश की आधी आबादी जो है हिंदी ही बोलती है। जिसे कोई भाषा नहीं आता वो हिंदी में बात कर लेता है, इंग्लिश में भी बात कर लेता है। साउथ में जाएंगे तो ज़्यादा करके लोग इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन वहां पर भी परप्रांतीय जो गए हुए हैं वहां का स्थानीय भाषा बोल लेते हैं। तो ये महाराष्ट्र की जो राजनीति, इसमें मुंबई की राजनीति जो है, आखिर में भाषा विवाद में क्यों टिकी हुई है? ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। हालांकि इसके खिलाफ जो है कई लोग कोर्ट में जाने वाले हैं, कोर्ट से भी कुछ दिशा निर्देश आने वाले हैं। लेकिन जब जीआर में है कि हम मराठी आती है, हमको स्थानीय भाषा आती है, इसलिए मैं परमिट ले रहा हूँ, लाइसेंस ले रहा हूँ, तो उस समय सरकार कहाँ थी? उस समय क्यों नहीं परीक्षा लिया गया? अब देखना यह है कि आरटीओ कार्रवाई में इसका परिणाम क्या होता है। क्या लोग फेल होते हैं या उन्हें बैक टू पेविलियन जाना पड़ सकता है? क्योंकि लाइसेंस अगर परमिट रद्द होगा तो दोबारा उन्हें नहीं मिलेगी, ये बात तय है। तो उन्हें दूसरे राज्यों में जाने के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं। तो सवाल यही बार बार खड़ा हो रहा है, आखिर में सरकार चाहती क्या है? महाराष्ट्र में, मुंबई में प्रताप सरनाईक जी का ये डिसीजन पर सरकार चुप क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब जो है सरकार को ही देना है आने वाले समय में। क्योंकि यहाँ पर जो रोजी रोटी मेहनत करके जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जिन नौकरी नहीं है वो रोजी रोटी किसी तरह ऑटो चला के, टैक्सी चला के, ओला उबर चला के कर रहे हैं, उनका क्या होगा? दूसरी बात, सिर्फ ऑटो चालक और टैक्सी चालक ही मराठी बोलने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बाकी क्षेत्रों में क्यों नहीं आवाज उठ रही है? आप कमर्शियल जगहों चले जाइए, कारपोरेट ऑफिस चले जाइए, वहाँ तो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी तो बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई गावटी आ गया है। वहाँ पर क्यों नहीं आवाज़ उठ रही? सवाल ये भी लोग कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में। आज सड़कों में चलने की जगह नहीं है, ट्रैफिक जाम है, रास्ते में खड्डे ही खड्डे हैं। इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। सिर्फ मराठी बोल लेने से अगर सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो पूरा देश मराठी बोलेगा। ये प्रताप जी को समझने की बात है, सरकार को समझने की बात है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इस पर जो है लगातार बने रहेंगे और आप तक जो है इसके बारे में खबरें पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।